हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने सोचा आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप सभी को जो हिंदी पढ़ने का जो तरीका है, बहुत बच्चे को पता भी नहीं रहता है कि हिंदी हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वो बच्चे को नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप में एक स्पेशल होता है। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कम नहीं होता है। हिंदी सोच के ये लगता है कि हिंदी एकदम इजी है, लेकिन उनका शैली बोलने का तरीका बिल्कुल वो अपने भाषा को ले ही लेता है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में आज बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, इस चीज़ों को समझने वाले हैं कि हिंदी हमको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, और कैसे हम आंसर राइटिंग करें, कैसे हम सीखें हिंदी को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमारे पास है क्या। ये बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, बी कॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के लिए है आज का जो हमारा क्लास है। तो आज हम केमिस्ट्री ना पढ़ा के आज सभी को मैं हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप हिंदी की ओर एकदम नज़र लगाएंगे, आप सभी देखेंगे। देखते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा, ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है हमारे पास, इसमें क और ख करके दो पार्ट दिया है। ठीक है, तो क में दिया है हमारे पास पल्लवन क्या चीज़ होती है, हर बार एग्जाम में आते हैं, पत्राचार से भी प्रश्न आते हैं। अनुवाद क्या होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, और हिंदी में पद नाम क्या चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ ख में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें भी 5 नंबर का आते हैं। ईदगाह जो कहानी है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न आते हैं। तो ये हमारे पास ये पहला पार्ट है, पहला यूनिट है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या है होते हैं इनके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल तक लेके जाऊंगा। बहुत अच्छा भी है, सरल भी है, अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ के। दूसरा दिया है हमारे पास, यूनिट नंबर 2 में दिया है हमारे पास शब्द क्या होते हैं, शब्द को शुद्धि कैसे करेंगे हम लोग, वाक्य शुद्धि कैसे करेंगे, इनका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, इनको दिया है। पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या है, और समश्रुत शब्द क्या है। समश्रुत क्या होते हैं, होमोफोन्स कहते हैं इनको इंग्लिश में, जिनका वहाँ पर जो शब्द होते हैं, जो एक तरह की स्पेलिंग बोला जाए, और हिंदी में यहाँ पर जो मायने उनका अलग रहेगा, मीनिंग अलग रहेगा, लेकिन जो उच्चारण होगा वो सेम रहेगा, उनको समश्रुत कहते हैं। उनको इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा। मुहावरे क्या होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर दिया है, इसी में ख दिया है पाठ में, कि भारत वंदन दिया है, कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कथन है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। और देवनागरी लिपि क्या होती है, नामकरण कैसे हम करते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल हम लोग लेके जाएंगे। और लिपि की विशेषता क्या चीज़ होती है, अपठित गद्यांश आपने कभी सुना होगा, है ना। और संक्षेपण क्या चीज़ होती है हिंदी में, संक्षिप्तीकरण क्या चीज़ होती है, एकदम अच्छे तरह से हम लोग देखने वाले हैं। देखिए हमारे कितने अच्छे चैप्टर में दिया गया है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर में इनके अनुप्रयोग क्या क्या चीज़ होते हैं, इसको देखने वाले हैं। और शिकागो से स्वामी विवेकानंद जी की जो पत्र है वो क्या चीज़ होती है, वो दिया गया है। ठीक है, और पांचवा यूनिट दिया है मानक भाषा, जो हिंदी मानक भाषा क्या होती है उनके बारे में, उनका विशेषता क्या है, मानक, उपमानक, अमानक भाषा क्या है। और इसके ख पार्ट में दिया है सामाजिक गतिशीलता क्या है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये दिया है। मैं आपको टोटल ये बोलना चाहूँगा कि सबके और ब पार्ट जो दिया है, क और ख दिया है, क ख सब में दिया है। तो सब में ख ख पार्ट में कुछ जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कथन है। तो इस तरह से सब में ख ख पार्ट में दिया है। जो पार्ट दिया है वो आपको बहुत इजी लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पल्लवन क्या चीज़ होती है, मैं एकदम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि पल्लवन क्या चीज़ होती है। समय के अभाव के कारण मैं बोर्ड में इनको नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको इस बुक के माध्यम से मैं पूरी तरह से समझाना चाहूँगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन एग्जाम में आए हैं। चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि पल्लवन की परिभाषा लिखते हुए पल्लवन के महत्व को, उपयोगिता को समझाइए। अथवा करके प्रश्न दिया है, सभी को पढ़ना चाहिए। अथवा में भी प्रश्न आते हैं तो बच्चे एक पढ़े रहते हैं, दूसरा उत्तर नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुश्किल हो जाती हैं, तो दोनों चीज़ को पढ़ना चाहिए हमको। पल्लवन से क्या समझते हैं, पल्लवन की उपयोगिता क्या चीज़ होती है, पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके डेफिनेशन मतलब उनकी परिभाषा को बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा है पल्लवन की परिभाषा लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास 3-4 तरह के हमारे परिभाषा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार क्या होता है पल्लवन। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है, देखिए किसी सुगठित एवं गुम्फित विचारों अथवा भाव के विस्तार को
पल्लवन कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं पर कोई कथन लिखा गया है, कोई वाक्य लिखा गया है, जो गुथे हुए विचार है, जो भाव आपको समझ में नहीं आ रही है, उनका विस्तार करना या उनको अपने भाषा में उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, समझाना, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, उन्हें ही इनके अनुसार क्या होते हैं, पल्लवन होते हैं। दूसरा देखिए क्या लिखा है, राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो पल्लवन का अर्थ क्या होता है इनके अनुसार, पल्लवन उत्पन्न करना अर्थात विषय का क्या करना होता है, विस्तार करना होता है, ठीक है। इनके अनुसार क्या होता है, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार कोई भी जो कथन दिया गया है उन विषय का विस्तार करना, मतलब उनको स्पष्ट रूप से समझा देना पल्लवन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह से हो गया। टी.एस. इमाम, विस्तारण किसी भाव के विस्तार या परिवर्धन का क्रिया है, या विस्तार जो विचार है निरूपण की प्रक्रिया है। यह एक प्रसरणशील विचार विमर्श है जो किसी विषय के उन सब विवरणों पर विस्तार पाता है जो कि व्याख्या, उदाहरण और प्रमाणों द्वारा पुष्ट होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पल्लवन करते हैं। ओवरऑल मैं आपको ये बोलूँ कि पल्लवन एक बार जीवन में कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनको हमेशा के लिए याद रहते हैं। कैसे याद रहते हैं, जैसे पल्लवन क्या है, तो पल्लवन का सीधा अर्थ है कि गूथे हुए जो विचार है, जो शब्द है, जो वाक्यांश है, जो भाव है, जो भी लिखा हुआ है, उनको अपने भाषा में विस्तार कर देना, अपने भाषा में उनको सरल भाषा में बता देना पल्लवन कहलाता है, ठीक। पल्लवन का मतलब है अपने जो गूथे हुए विचार को सरल भाषा में कहना पल्लवन कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। रही बात इनको एग्जाम में हम लोग कैसे लिखें, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे कैसे, पल्लवन की परिभाषा 3 तरह का दिया है। तो आप कम से कम 2 लोगों को अगर यहाँ बता के अगर लिख रहे हैं, 2 हमारे पास डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार कहे गए हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार भी ये कहे गए हैं, तो दोनों के अनुसार आप लिख देंगे। लेकिन अपने भाषा में ना लिख करके, ऐसे ना लिख करके, किसी अगर व्यक्तिगत जो कोई कवि है कि लेखक है उनके अनुसार से अगर लिखेंगे तो आपके जो बोलने की जो शैली होगी उनमें आपकी बातों में दम आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी बातों में वजन आ जाएगा। तो हमको उनके अनुसार से लिखना है, अपने अनुसार से एकदम नहीं लिखना है, क्योंकि ये लैंग्वेज है भाई, है ना। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला इसी में दिया है पल्लवन का महत्व और उपयोगिता क्या है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए संसार में बहुत सारे लेखक हैं, विचारक हैं जो अपने विचार अत्यंत गंभीर शैली में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए गंभीर शैली में प्रस्तुत करते हैं कि वो अपने आप की विद्वान प्रस्तुत करने के क्रिटेरिया से, माहौल से वो क्या करते हैं, अपनी जो भाषा और विचार को ज़्यादा गूथे हुए विचारों में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनसे लोगों को क्या होती है, वो भाषा समझ में नहीं आती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देखिए विद्वान आचार्य रामचंद्र जी है, शुक्ल है, सरदार पूर्ण सिंह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, अंग्रेजी के विद्वान फ्रांसिस बेकन जैसे लेखकों को हम आज भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके जो विचार है ना, ऐसे गुम्फित विचार हैं, ऐसे मतलब उनके जो विचार है, बोलने की जो शैली है वो गूथे हुए विचार है, तो लोगों को समझ में नहीं आती है। तो ऐसे जगह पर पल्लवन की ज़रूरत पड़ती है। क्या की ज़रूरत पड़ती है, पल्लवन की, ठीक है। तो इस तरह से हमने इतने सारे चीज़ पढ़ा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पल्लवन का मतलब क्या है, पल्लवन की महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। देखिए पल्लवन से आप 2-3 प्रश्न आप पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आराम से आप एग्जाम में अच्छे खासे लिख जाएंगे, क्योंकि आपको समझना है भाई, क्योंकि आपको रटना नहीं है। आज की जो एजुकेशन है वो समझ पर आधारित है। आपको हूबहू फोटो कॉपी नहीं करना है, जो आपके पास बुक है कि जो भी है उनका फोटो कॉपी नहीं करना है, आपको उनको समझना है कि आपका समझ कहाँ तक अच्छे से बन पाए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पल्लवन से क्या समझते हैं। पल्लवन की व्याख्या, पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर है, पल्लवन के नियमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो पहले तो आपको यही समझ में आ गया कि पल्लवन क्या चीज़ होती है, आपने पहले ऊपर देख लिया है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर है ये आपको थोड़े से मैं बता रहा हूँ। देखिए पल्लवन में जहाँ कथन अथवा सूक्ति में निहित भाव का विचार किया जाता है, और व्याख्या के अंतर्गत प्रसंग निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए भी स्थान सुरक्षित होता है। लेकिन पल्लवन के सामान्य नियम क्या है, देखिए क्या लिखा है, इसका नियम क्या है। पल्लवन के लिए जो सूक्ति है, लोकोक्ति है, कहावत जानते हैं आप सभी, है ना,
को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, पहला नियम है। दूसरा है मूल और जो गौण है, जो रूढ़ वर्ड विचार है, उनको समझने के पश्चात अन्य सहायक विचारों को भी समझने की क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, देखिए हमारे पास तीसरा नियम क्या है, मूल और गौण विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिख करके अर्थ अथवा विचार उस पर करना चाहिए, ठीक है। चौथा बात ये बोल रहा है कि भाव और जो भाषा की अभिव्यक्ति है वो स्पष्ट होना चाहिए। भाई आप जो बोल रहे हैं अगर वो स्पष्ट नहीं होगा तो आप कैसे समझेंगे, बताइए मुझे, है ना। तो वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और अगला ये है कि जो आप पल्लवन जो कर रहे हैं वो कौन से पुरुष में होना चाहिए, हमेशा अन्य पुरुष में होना चाहिए, ठीक है। छठवां पॉइंट ये बोल रहा है कि जो मूल और जो गौण भाषा है, ये जो भाव है, वो आपका उन पर जो आपका विषय है, विचार है, वो मतलब अलग ना हो, उसी से संदर्भित चीज़ें होना चाहिए, उनकी आलोचना नहीं होना चाहिए जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके छोटी सी नियम है, ठीक है। देखिए पल्लवन की सबसे बड़ी जो पल्लवन करने की जो विधि क्या चीज़ है ना। तो इनके विधि के बारे में बात करेंगे आज। पूरे पल्लवन के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो के अंतिम तक देखिएगा कि पल्लवन क्या चीज़ होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। पल्लवन की जो विधि है, कैसे क्या विधि है, ठीक है। तो इन ये कौन से सत्र में आए हैं, बिलासपुर 2010 में आए हैं, 2015 में आए हैं, रायपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं, ये 12 में आए हैं, 14 में आए हैं, सरगुजा यूनिवर्सिटी में 14 में आए हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको देखिए अपने भाषा में क्या लिख सकते हैं, इनको अच्छी तरह से देखिए। पल्लवन की जो विधि है विस्तार से समझाइए। पल्लवन की विधि क्या है, पल्लवन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो प्रश्न आप पढ़ने के बाद आप खुद ब खुद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको पल्लवन क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इनकी विधि क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास दिए गए हैं जो पल्लवन करने के लिए दिए गए हैं, ये जो भी कथा है या वाक्य है उनको ध्यानपूर्वक गंभीरता से पढ़ लेना चाहिए। पहला ऐसे पढ़ना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, पेपर टाइप का एकदम मतलब नहीं पढ़ना है कि एकदम ऊपर ऊपर को पढ़ लेना, ऐसा नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक ऐसे पढ़ें कि जो मूल विचार क्या चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, पहला कथन है। दूसरा है पल्लवन में निहित सहायक और जो उनके पोषक भाव है उनको पहचानने की चेष्टा करना चाहिए, दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि मूल या सहायक भाव की खोज के बाद उनके क्रमबद्ध जो लिपिबद्ध कैसे करना है, उनको सिस्टमेटिक वो हमको समझ में आना चाहिए। चौथा बिंदु यह है कि आवश्यक जो उदाहरण है और जो भी दृष्टांत है या विवरण है उनको यथास्थान में लिखना चाहिए, ठीक है। अर्थ का अनर्थ नहीं करना है हमको, ठीक है। अब पल्लवन का एक कच्चा प्रारूप तैयार करना चाहिए, उनके बाद उनको जमाने के बाद बार बार उनको अच्छी तरह से पढ़ करके अंतिम रूप उनको देना चाहिए। छठवां बिंदु यह है प्रारूप का अंतिम मसौदा तैयार हो जाने के बाद देख लेना चाहिए कि मूल भावों के करीब है कि नहीं है। जो अनावश्यक शब्द है उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए, जो बातें उपयुक्त हैं उन्हें ही लिखना चाहिए। तो इस तरह से ये इनके नियम हैं। नियम कहने का मतलब पल्लवन करने की जो विधि विधान क्या है उनको यहाँ पर दिया गया है। ये 3 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। एक पल्लवन से हर बार एग्जाम में आता है, मैं वो प्रश्न को बता रहा हूँ जो हर बार एग्जाम में आया है। तो ये प्रश्न बिल्कुल आने लायक है। उनके विधि जो हमारे शुरू में आपने देखा है ना, सबसे पहले हमने देखा है कि जो पल्लवन से आप क्या समझते हो, उनके बाद पल्लवन करने की जो उपयोगिता है, उनके बाद में आपने देखा है कि पल्लवन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो यही हमारा विधि में भी बहुत सारे यहाँ पर बातें आ गए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो दिया गया है ये पल्लवन की विशेषता क्या है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा तो आप उनको भूलेंगे नहीं। देखिए क्या लिखा है, पल्लवन की विशेषता क्या है। पल्लवन की परिभाषा आप यहाँ बार बार वो हर बार एग्जाम में देगा, पल्लवन की डेफिनेशन बताइए, परिभाषा क्या है। एक दो आप परिभाषा पढ़ के रखिए, उसी को हर उत्तर में आप पल्लवन का जब भी परिभाषा पूछेंगे आप उनको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए सीधा, पल्लवन की विशेषता क्या है। तो पहला है स्पष्टता होना चाहिए, उक्ति जो लिखा है जो विचार है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो जो भी आप पल्लवन कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि जो आप विचार कह रहे हैं वो साफ सुथरा हमको समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पता चला कि आप स्पष्ट लिखे ही नहीं है, समझ आ ही नहीं रहे, जो बोल रहे हैं आप समझ ही नहीं रहे सामने वाला पर्सन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा दिया देखिए कल्पनाशीलता और सृजनशीलता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आप पल्लवन कर रहे हैं उनमें बौद्धिक क्षमता के अनुसार कल्पनाशीलता को सही और सार्थक अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। अतः इन विशेषता की सहायता से वह
क्या दिया है, वह एक सफल पल्लवन करने वाला होगा। मतलब उनमें कल्पनाशीलता होना चाहिए, राइट ना। जैसे आप मान लीजिए आप कवि बन गए हैं, आपको कल्पना करना ही नहीं आता है। आप एक वकील बन गए हैं, आपको कल्पना करना ही नहीं आता है। आप एक इंजीनियर बन गए हैं, आपको कल्पना करना ही नहीं आता है कि कहाँ कितना क्या मकान बनाना है, आपको कल्पना करना नहीं आता है। तो ये हमारा कमी हो जाएगा, ठीक है। तो कल्पनाशीलता होना चाहिए, ये इनकी विशेषता है। अगला देखिए, अध्ययनशीलता होना चाहिए। जो पल्लवन करने वाला है, पल्लवन जो कर रहे हैं उनको विस्तारक के नाम से भी जानते हैं, उनमें उनको अध्ययनशीलता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक वकील होता है, अध्ययनशीलता, ठीक है। जैसे एक हमारे पास मान लीजिए एक कवि है, वो भी अध्ययनशील होते हैं। जितने लेखक हैं वो भी अध्ययनशील होते हैं। तो जितना आप अध्ययन करेंगे आपका बुद्धि का विकास होगा, तो उनमें अध्ययनशीलता होना चाहिए जो पल्लवन कर रहा है। अगला है भाषागत सुबोधता होना चाहिए, है ना। जो भाषा है सुबोध होना चाहिए। जो भाषा आप कर रहे हैं उनकी प्रवाह जो शैली है वो बहुत अच्छे तरह से बोलने की शैली होना चाहिए। उनमें हिचकने भावना नहीं होना चाहिए। जैसे आप हिचक के बोल रहे हैं कोई चीज़, आप जो उच्चारण कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है, तो आप कैसे समझाएंगे लोगों को। तो आपकी जो भाषा शैली है वो सुबोध होना चाहिए, मतलब जो लोगों को पढ़ा जा सके ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो पल्लवन की भाषा है ना, जो पल्लवन करने वाला है उनकी क्या विशेषता होती है, तो हमने इनको अच्छी तरह से देखा है। यही बातें यहाँ पर आगे फिर प्रश्न में आ गया कि एक कुशल विस्तारक, उन्हीं को कहते हैं कुशल विस्तारक, वो होते हैं जो पल्लवन करने वाला होता है ना। तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे कि जो कुशल विस्तारक है वो उनके बारे में गुण क्या होना चाहिए। जितना बातें आपको मैंने अभी बताया है वही सभी बातें यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल उनसे हट के कोई चीज़ दिया नहीं गया है। आप ये प्रश्न को बिल्कुल, इतने आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए, एग्जाम में अब हमारे पास एग्जाम में दूसरा क्या चीज़ आते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न एक बार आएगा तो उसके अथवा में उसी के नीचे में ये प्रश्न दिया रहता है। क्या प्रश्न दिया रहता है, देखिए, पल्लवन करने के लिए कुछ प्रश्न दे देते हैं जो कि बहुत अच्छा है और आपके समझ पर आधारित इतने अच्छे प्रश्न हैं कि आपको ये जीवन में एक समझदार इंसान बनाने के लिए हिंदी का सब्जेक्ट इतना बढ़िया डाला गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिंदी जब भी देखते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है कि ये कैसे इनको पढ़ना है। भाई देखिए क्या दिया है, संगठन में शक्ति होता है। मैं आपको आगे इसके आंसर में लेके जाऊंगा कि इनको कैसे करना है। आप खुद एक बार पढ़ेंगे इसको तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि पल्लवन कैसे करना है। इसमें 25-30 तो दिया है पल्लवन करने के लिए। इतना सारा तो पल्लवन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दो पल्लवन करना आपको सिखा दूंगा तो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है हमारे पास, ब्रह्मांड की झलकें कितनी भी अनूठी हो उनके रहस्यों की कुंजी विज्ञान में है। सही बात है। जो हमारे ब्रह्मांड है उनमें हर एक रहस्य छिपे हुए हैं, वो हमारे लिए एक विज्ञान है, ठीक है। आखिरकार रहस्य किसको कहते हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम उनको रहस्य कहते हैं। तो हमारे लिए ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य हैं जिनको हम नहीं जानते, तो हमारे लिए आज के टाइम में विज्ञान है, ठीक है। अगला देखिए, ईश्वर किसी विशेष जाति या धर्म का नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ईश्वर है ना, वो कोई विशेष व्यक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए साईं बाबा है तो हर एक आदमी मान सकता है साईं बाबा को, ठीक है। जैसे सरस्वती माता है उनको हर एक कोई मान सकता है। मतलब देवी देवता को आप बांट नहीं सकते आज के समय में, ठीक है। कोई भी लोग इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में, देश में, ठीक है, आप देवी देवता को बांट नहीं सकते, ठीक है। जहाँ मर्जी लगे, जहाँ भी पूजा हो रही वहाँ आप लोग जाके पूजा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगला दिया है, देखिए, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जो आदमी मन से हार गया है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो मन से जीत गया है वो आदमी हार कर भी जीत जाएगा, राइट ना, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके बारे में आंसर में दिया गया है। और विपत्ति मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गुरु है। सही बात है। कहते हैं ना कि जो कहीं भी आपको चोट लग जाती है ना, तो कोई वस्तु गिर जाती है, टूट जाती है, लेकिन आपकी जो सफलता ही एक ऐसा चीज़ है, कामयाबी एक ऐसा चीज़ है जो चोट खाने के बाद हमको आती है। तो विपत्ति को इंसान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा है। आपके जीवन में विपत्ति नहीं आएगा तो आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बनेंगे, राइट ना। इसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे दिया है, जैसे यहाँ 17 नंबर में दिया है, क्रोध अंधा होता है। सही बात है। क्रोध अंधा क्यों होता है भाई, देखिए, क्रोध अंधा इसलिए होता है क्योंकि आदमी क्रोध में क्या नहीं कर जाता है, ठीक है, गुस्से में क्या नहीं कर जाता है, तो वो अंधा होता है। उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है। जो गंगा है वो पवित्र नदी है, तो इसके बारे में आप पल्लवन क्या करना चाहेंगे, इनको दिया गया है, ठीक है। और आगे दिया गया है यहाँ,
साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, मतलब साहित्य और समाज एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, स्वरूप है। मतलब बिना साहित्य के समाज नहीं हो सकता और बिना समाज के साहित्य नहीं हो सकता। मतलब दोनों समाज और साहित्य का हमारे जीवन में होना जरूरी है। तो इसके बारे में हमारे पास दिया गया है। तो इतने सारे पल्लवन करने के लिए दिया है, इधर और दिया है बहुत सारा। देखिए तो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार पढ़िए तो सही, आपको लगेगा कि भाई हमने कितने अच्छे चीज़ को पढ़ा है। देखिए किताब बेचने वाले के लिए क्या होता है, एक जो किताब होते हैं ना 50 रुपये 20 रुपये 100 रुपये का होता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए ना दोस्तों क्या होता है मालूम है, ये अनमोल होता है। ज्ञान एक बार प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में उनके कभी भी चोरी नहीं हो सकती, ठीक है। और देखिए यहाँ कहीं पर एक ऐसा भी दिया होगा, नर और नारी है ना, एक गाड़ी के दो पहिया है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, नर और नारी एक गाड़ी के दो पहिया होते हैं। मतलब बिना नर के अब बिना नारी के समाज को उत्थान नहीं हो सकता। हमारे इस समाज में नर और नारी दोनों को होना जरूरी है, ठीक है। जैसे एक गाड़ी में पहिए को होना जरूरी है, वैसे ही नर और नारी का इस समाज में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया गया है। और एक और लास्ट में दिया है, जो यहाँ पर दिया है, चरित्र सर्वोत्तम धन है। चरित्र कैसे सर्वश्रेष्ठ धन है। इंसान के पास अगर चरित्र उनका अच्छा है तो उनके पास सबसे बड़ा धन है। और होते हैं ना चोर चंडाल बदमाश लोग, अगर उनके पास जीवन में उनका चरित्र ही अच्छा नहीं है तो उनको बोलते हैं धन तो है लेकिन उनका चरित्र अच्छा नहीं है, तो लोग उनको गाली देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख पाया कि इतने सारे पल्लवन करने के लिए दिया है। आप एक एक बार बढ़िया ध्यान से पढ़ेंगे और समझ को उनको लिखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। चलिए एक दो को आपको मैं बता देता हूँ कि पल्लवन हमको कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक पल्लवन करने के लिए एक, हाँ चलिए इसी नर नारी की ओर आ जाते हैं हम लोग। देखिए हमारे जीवन में कैसे होते हैं नर नारी, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। चलिए देखते हैं नर और नारी, ठीक है। देखते हैं नर और नारी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा गया है, जिस प्रकार किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसके सभी चक्कों का बराबर होना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष रूपी, है ना, चक्कों का होना बराबर, जो होना चक्कों का बराबर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज, जो हमारे पास सामाजिक जीवन है, वो बिना स्त्री पुरुष के चल नहीं सकते। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का होना क्या है, बराबर होना आवश्यक है। अधिकार मिलना चाहिए। पति पत्नी के रूप में तो बराबरी अत्यावश्यक है, अन्यथा अहम के टकराव से जीवन में बिखराव उत्पन्न हो जाता है। अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि नारी के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हमें इस मानसिकता से ऊपर उठ करके उसे बराबर का दर्जा देना चाहिए। अगर मैं आज के समाज में मैं अगर जाऊं तो आपको मैं समझाऊं तो आपको समझ में इस चीज़ में आ जाएगा कि जितना अभी जो नारी है वो पुरुष के कंधे पे कंधे मिला के चल रहे हैं। अभी जो लोग हैं ना, जितना पुरुष आगे नहीं बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा लड़की पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब कोई डिपार्टमेंट में, कोई फील्ड में ऐसा नहीं है कि जहाँ लड़के काम कर रहे हैं वहाँ लड़की नहीं काम कर रहे हैं। हर एक जगह पर उतना ही उनको सम्मान दिया जा रहा है जितना एक पुरुष को सम्मान दिया जाता है। तो इसका कहने का सार यह है कि जो हमारे पास नर और नारी जो होते हैं वो गाड़ी रूपी जो जीवन है उनके दो पहिए के बराबर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पल्लवन करने के लिए बहुत सारा दिया गया है। जैसे नीचे दिया है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। कैसे है, देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमारे दुनिया में, हमारे देश में, हमारे हर एक जगह पर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है चीज़ें की, वैसे वैसे आविष्कार होते हैं। जैसे अभी 2020, 21, 22 तक कोरोना काल चला, तो आविष्कार की जरूरत पड़ी कि कोरोना काल की वैक्सीन कैसे बनाया जाए। इनका आविष्कार की जरूरत पड़ी कि हमको टीका बनाना है, तो जरूरत पड़ी तो हमको उनकी जरूरत पड़ी तो हमको उनका आविष्कार करना पड़ा, ठीक है। वैज्ञानिक ने बड़े ऊर्जा के साथ आविष्कार किया। पहले होता क्या था, पहले आपने देखा होगा कि जैसे खेत में धान की कटाई करते थे तो वहाँ हाथ से काटते थे। लोगों को ज़रूरत पड़ी कि भाई समय बचाना चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो मशीन आ गया, मशीन से हर काम हो रही है। पहले हर चीज़
मतलब मजदूर से होते थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा समय लगता था। तो लोगों ने सोचा कि भाई हमको समय बचानी है, साइंस ने डेवलप किया, तो उन्होंने जैसे ज़रूरत देख करके उनका आविष्कार करते गए। और अभी साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जा रही है उनका विकास करते जा रहे हैं वैसे वैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती जाती वैसे वैसे उनका टेक्नोलॉजी ने उनका आविष्कार करना स्टार्ट करते गए। जैसे पहले हमारे पास कीपैड मोबाइल चलाते थे, लोगों को ये समझ में आया कि कीपैड मोबाइल चलाने के बाद हम कैसे स्मार्टफोन में जाएं, तो स्मार्टफोन आया। स्मार्टफोन आने के बाद अब लोग व्हाट्सएप में बात करने लगे, फेसबुक में बात करने लगे। समय की जो क्रिटेरिया है वो लोगों को कम टाइम में ज़्यादा काम होने लगा। तो उसके बाद अब लोगों ने सोचा कि भाई अब स्मार्टफोन आ गए। स्मार्टफोन आने के बाद 3G आया, 4G आया। 4G आने के बाद अब लोग ये सोच रहे हैं, वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि इनका स्पीड और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो अब 5G आ गए हैं दुनिया में। 5G आ गए हैं तो उनका कार्य करने की जो क्षमता है वो और बढ़ गया। लोग अब 5G की ओर आ रहे हैं। मतलब वो जो जिज्ञासा का जो चीज़ है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग जो वैसे वैसे वैज्ञानिक आविष्कार करते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पल्लवन, हमारा पाठ खत्म हो जाती है। चलिए, ये पल्लवन हमारा पार्ट खत्म हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये होता है पत्राचार क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो पहला चैप्टर है हमारे हिंदी का, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, जितने फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो जो हमारा पहला जो चैप्टर है वो 4 पार्ट में बटा है। पहला है हमारे पास पल्लवन, दूसरा है पत्राचार, और तीसरा है हमारे पास अनुवाद करना, और चौथा है हमारे पास परिभाषिक शब्दावली। हर बार एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छा है। ये कितने नंबर का आते हैं ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। ये 75 नंबर का आते हैं, मतलब ये 75 नंबर का आते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। देखिए, पत्र लेखन साहित्य की एक महत्वपूर्ण है ना विधा है, जिसके अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन के सुख दुख जो होते हैं उनको अनेक क्रियाकलाप, विचार का आदान प्रदान स्वाभाविक ढंग से साहित्य का एक अंग बन चुका है, ठीक है। और छात्र जीवन से इसका विकास होने लगता है। जैसे आपने 12वीं पढ़ा होगा, 10वीं पढ़ा होगा, तो हर बार एग्जाम में आता है कि क्या आता था मालूम है एग्जाम में, कि लेटर लिखो, कोई पत्र लिखो, ये सब आता था। तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, ठीक है। ये तो 6वीं क्लास से हम लोग शायद पढ़ रहे हैं ना, और शायद क्या कन्फर्म है ना। वह अपने जो प्रिय मित्र है, इष्ट मित्र है, गुरुजन है आदि को पत्र लेखन के द्वारा अपने भाव और विचारों को क्या करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ भाव और विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, इनका एक माध्यम है। यह एक जीवन का अभिन्न हमारे पास क्या होते हैं, अंग होता है, ठीक है। अगला दिया है, मानव अपने स्वाभाविक भाव और अभिव्यक्ति पत्र लेखन के द्वारा से ही करता है, और कई पत्र अपने युग के ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाते हैं। जवाहरलाल जैसे नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी जी को लिखा गया पत्र एक पिता का पत्र पुत्री के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख पाया कि मतलब ये क्या है कि भाई हमारे पास जो पत्र होते हैं क्या चीज़ होते हैं। तो पत्र वह होते हैं जो अपने भावों विचारों को स्पष्ट करने के लिए पत्र होते हैं। जिस तरह से एक ताला से एक चाबी खुलती है ना, एक जो ताला है वो चाबी से खुलती है, वैसे ही जो दिल के कपाट होते हैं, जो भाव और विचार होते हैं, वो एक पत्र के माध्यम से खुलते हैं। ऐसा इनका डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिख भी दिया है, देखिए यहाँ जेम्स होवेल के अनुसार, ठीक है, होवेल के अनुसार, जैसे कुंजियाँ बाग से खुलती हैं, जो कुंजी होती हैं वो बाग से खुलती हैं, उसी प्रकार जो पत्र है वो हृदय के विभिन्न पटल को खोलते हैं, जिनसे उनके भाव विचार अभिव्यक्ति उनको समझ में आने लगती हैं लोगों को, है ना। तो इस तरह से ये पत्र के बारे में इनके डेफिनेशन हो गए। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या है, जो हमने पहले अभी पढ़ा है पल्लवन में, बिल्कुल आप उनसे रिलेट करके पढ़िए, इसीलिए मैं उनको अच्छे से बता दिया, फिर आपको यहाँ पर कोई देरी नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए क्या है भैया, अगला क्वेश्चन इसी में, अच्छे पत्र की विशेषता क्या है। पहला है विशेषता, यहाँ स्पष्टता होना चाहिए। आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। स्पष्टता करने से हमको समझ में आएगा, क्योंकि ये पढ़ना आपको है, आप बुक खोलिए, आपको पढ़ेंगे, आपको मैं सिर्फ तरीका देने वाला हूँ। तरीका आप मेरे से लीजिए, आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि लगता है ना कि हिंदी है, पढ़ने में 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। आपको 5 दिन 6 दिन में आप आराम से हिंदी को अच्छे से कंटिन्यू पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पष्टता होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं पत्र उनमें स्पष्टीकरण होना चाहिए, उनमें किसी तरह से
कोई अपशब्द नहीं लिखा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जो पत्र आप लिख रहे हैं वो सरल भाषा में होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें किसी तरह से गुथे हुए विचार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है संक्षिप्तता होना चाहिए। मतलब जो आप लिख रहे हैं भाषा वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एकदम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना बातें लिखे जाना चाहिए वो एकदम सार होना चाहिए उसमें, ठीक है। अगला है संपूर्णता होना चाहिए, है ना। संपूर्ण होना चाहिए, भले संक्षिप्त हो लेकिन उनमें जो बातें, जितना बातें लिखे जाना चाहिए वो हमको शॉर्टकट में लिखना है, लेकिन उनमें पूर्णता होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला बोल रहा है शुद्धता होना चाहिए। जैसे स्पष्टता होना चाहिए वैसे ही हमारे शुद्धता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हैं तो शुद्ध होना चाहिए, है ना। जैसे काल का शुद्धिकरण हो जाए, लिंग का शुद्धिकरण हो जाए, पुरुष का शुद्धिकरण हो जाए, जैसे था को थी नहीं करना है ना। तो ये शुद्धिकरण होना चाहिए, ठीक है। अगला है शिष्टता होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं उनमें रिस्पेक्ट की भावना होना चाहिए, आदर होना चाहिए। जो भाव लिख रहे हैं, जो भाव आप लिख रहे हैं, जो भी पत्र, उनमें एक शिष्टता होना चाहिए, आदर होना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ भी अनर्गल शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनको कहते हैं शिष्टता होना चाहिए। अगला दिया है उसमें, बस इतना आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा दिया है यहाँ पर। और एक और दिया है हमारे पास, ये 8वां नंबर है, पत्रों में बाहरी सजावट कैसे लिखना चाहिए। तो कुछ बिंदु है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो लिखावट है वो सुंदर होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे भाव आते हैं ना एक तरह से माइंड में, है ना। तो लिखावट साफ सुथरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। अगला है शीर्षक जहाँ पर लिखना है और जो सही शीर्षक है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो होना चाहिए। तिथि जहाँ पर लिखना चाहिए वहाँ पर लिखना चाहिए। अभिवादन का मतलब कि आपने लिखा, नमस्ते लिखा, प्रणाम लिखा, कि जो पत्र लिख रहे हैं वहाँ पर होना चाहिए। अनुच्छेद आदि का यथा स्थान में उनका लिखावट होना चाहिए। विराम चिन्ह का सही प्रयोग होना चाहिए, उचित प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आप लिख रहे हैं वहाँ पर होना चाहिए। और विषय वस्तु के अनुपात में कागज का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 पेज में आप लिख रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपको अनुपात में लिखना चाहिए उस अनुपात में आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या चीज़ को देखा कि हमारे पास जो पत्र होते हैं उनकी विशेषता है। तो जैसे हमने पल्लवन की विशेषता देखा, सेम वैसे ही यहाँ पर पत्र की विशेषता दिखा है। दोनों में आप रिलेट करके पढ़िएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। अगले प्रश्न है पत्र कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषता क्या होती है, उनको हमको पढ़ना है। यहाँ पर खुद बोल रहा है कि पत्र 3 प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषता है। और यहाँ पर और दिया है किन्हीं 3 प्रकार के पत्रों की विशेषता बोला है जी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ है औपचारिक अनौपचारिक पत्र क्या चीज़ होती है, दोनों में अंतर पूछा गया है। तो औपचारिक अनौपचारिक क्या होते हैं हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, फिर वही परिभाषा दे रहे हैं, पत्र लेखन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, भाग है, जीवन के हर एक भाग से जुड़ा हुआ है। ये तो वही चीज़ें कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखो 2 प्रकार के पत्र दिए, एक को पढ़ूंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इनको क्लासीफाई भी करेंगे। देखिए औपचारिक पत्र क्या चीज होते हैं। औपचारिक पत्र अत्यंत संयमित होती है, स्पष्ट भाषा शैली में होती है, विभिन्न संगत रूप से क्या होते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं। इनके अंतर्गत अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं व्यापारिक पत्र लिखे जाते हैं, और समाचार पत्रों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। अशासकीय और शासकीय दोनों प्रकार के पत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास औपचारिक पत्र है 3 प्रकार के होते हैं। सरकारी पत्र, सरकारी लेन देन में जो पत्र लिखते हैं उनको सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र क्या है, इनको गवर्नमेंट कहते हैं ना, और इनको क्या कहते हैं हम लोग सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, जो जिनको सरकार से भी कुछ मान्यता प्राप्त है और कुछ अर्ध सरकारी भी होती हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं हम लोग अर्ध सरकारी, प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी दोनों चीज़ आती हैं इनके अंतर्गत। और ये है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक का मतलब व्यवसाय से संबंधित लेन देन के लिए जो भी पत्र हम लोग लिखते हैं उनको व्यवसायिक पत्र कहते हैं। जैसे कोई जैसे कि होते हैं ना दुकानदार लोग, ठीक है, तो व्यवसाय से संबंधित जो पत्र लिखते हैं उनको व्यवसायिक, बिजनेस से संबंधित जो पत्र लिखते हैं उनको व्यवसायिक पत्र कहते हैं। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला दिया है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, ये सबको भेजे जाते हैं पत्र, उनको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहला है सामाजिक पत्र, दूसरा है हमारा निजी पत्र। तो सामाजिक पत्र बहुत प्रकार के होते हैं, विविध पत्र आते हैं इनके अंतर्गत। बधाई पत्र आते हैं, बधाई के लिए पत्र भेजते हैं। परिचय पत्र आते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। आमंत्रण पत्र भी आते हैं इनके अंतर्गत। और आते हैं एक शोक पत्र आते हैं, ठीक है। कोई अगर मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं कोई, तो उनके लिए जो शोक पत्र
है ना, भेजे जाते हैं, वो शोक पत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोनों को जब यहीं से पढ़ा तो दोनों में आपको अंतर भी समझ में आ गए, उसी अंतर को यहाँ पर दिया गया है ना। इस तरह से आपको ये पत्र की चीज़ें मैंने अच्छी तरह समझा दिया। आई होप इनको पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, पत्र के बारे में क्या है। इतने सारे आप चीज़ पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। अब ये सरकारी पत्र फिर वही आ गया, ठीक है, और यहाँ पर फिर वही अंतर पूछ रहे हैं, तो बार बार उस प्रश्न को रिपीट करके दे दिया रहता है, जो कि आपको एक दो प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक पत्र दिया गया है, जैसे मासिक शुल्क से छूट के लिए प्राचार्य को एक पत्र लिखा। ये वही पत्र है दोस्तों जो हम बचपन में लिखते थे 10वीं 11वीं में। तो कैसे शुल्क माफ करने के लिए पत्र प्राचार्य को लिखना है, उनको आप जानते हैं कि देखिए सेवा में लिखते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ के प्राचार्य लिखते हैं और वहाँ पर नीचे में महाविद्यालय का नाम लिखते हैं। और यही बिंदु है कि कहाँ पर उनको यथास्थान में लिखना चाहिए, कि सेवा में यहाँ लिखना है, उसके बाद ये प्राचार्य यहाँ लिखना है, प्राचार्य, फिर कौन प्राचार्य को लिख रहे हो वो महाविद्यालय का नाम लिखना है, फिर उनके बाद तो कौन सी स्टेट में आते हैं उनको लिखना रहता है। ठीक है, कॉमा लगा के पूर्ण विराम यहाँ लगाते हैं। फिर यहाँ पर विषय है, विषय किस विषय में आप लिख रहे हैं, कि आपका जो विषय है कि मासिक शुल्क छूट करने के लिए आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे महोदय या महाशय या जो भी लिखना रहता है यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद निवेदन है कि मैं बीएससी या बीए का प्रथम ईयर का छात्र हूँ, लिखेंगे, है ना। मेरे पिताजी अल्प वेतन में काम करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, कर्मचारी है, मेरे अतिरिक्त अन्य दो भाई बहन हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो कोई भी महाविद्यालय या विद्यालय में पढ़ रहे हैं लिख सकते हैं, जिनकी फीस देते ही हमारे जो फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं रहती है, जिनके कारण सभी का फीस जो हम लोग दे रहे हैं, तो सबका जो लागत है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मैं पढ़ाई करने में असमर्थ हूँ। तो कृपया करके आप मैं एक रुचि लेता हूँ पढ़ाई में, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा फीस जो है, जो शुल्क है, मासिक शुल्क है, उनको छूट करने की कृपा करें, ऐसे करके आप पूरा पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। फिर लास्ट में एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर एक लास्ट में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, क ख जो भी आपका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर यहाँ रोल नंबर वगैरह भी लिख देते हैं, अक्सर एग्जाम में हम लोग रोल नंबर लिख देते हैं ना। और बीएससी प्रथम ईयर के छात्र बताएंगे आप अपने आप को, और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर करके आप इनको खत्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक पत्र की जो रूपरेखा है उनको मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने पत्र के बारे में यहाँ बहुत सारे पत्र दिए हैं, तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में आए हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। पढ़ना तो सबको पढ़ना चाहिए, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इनके अनुवाद वाले पार्ट की ओर। ठीक है, अनुवाद क्या चीज़ होते हैं, कैसे होते हैं, सीधा एक भाषा में आपको बोलना चाहूँगा। देखिए, ये हमारे चैप्टर में दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं अनुवाद, एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना या बतलाना या समझाना अनुवाद कहलाता है। सीधा जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार से लिख देना। तीन तरह से यहाँ पर होते हैं अनुवाद। एक तो शब्द को ध्यान में रख करके अनुवाद करते हैं, दूसरा है भाव को ध्यान में रख के अनुवाद किया जाता है, तीसरा है रूपांतरण, जो उनके रूपरेखा में जो उनको ध्यान में रख करके, ठीक है, अनुवाद किया जाता है। यहाँ पर रूपांतरण में शब्द को ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उनके मूल भाषा स्रोत समस्त ये सब बातें को लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा आपने पढ़ा होगा, उनको ध्यान में रख करके यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तीन तरह से अनुवाद हम लोग ध्यान में रखेंगे कि शाब्दिक अनुवाद शब्द को ध्यान रखेंगे, भाव अनुवाद भाव को ध्यान में रखेंगे, रूपांतरण मतलब उनकी जो रूपरेखा है उनको ध्यान में रख करके हम लोग अनुवाद करते हैं। ठीक है, अनुवाद की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे आपको मैं देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है कि अनुवाद की उपयोगिता क्या है। जैसे मैं आपको पूछूं, मान लीजिए आप एक मिनट के लिए मैं सोचने में आपको मजबूर कर दूं कि आपको अनुवाद की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैं बोलूं एक मान लीजिए कि कोई दूसरे देश है जहाँ इंग्लिश बोले जाते हैं, ठीक है, और मान लो इंग्लिश जो वहाँ के प्रधानमंत्री है और वो इंग्लिश भाषा में क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाषण, ठीक है, और हम लोग बोल रहे हैं कि उनको हमको हिंदी में समझना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक जो अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना, तो एक ट्रांसलेट करने वाले रहते हैं, एक ट्रांसलेटर रहते हैं जो उनको एक भाषा में जो बात बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, उनको दूसरे भाषा में दूसरे लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करते हैं ताकि लोगों को भाषा समझ में आने लगे। यहाँ इनके महत्व की अगर हम बात करें तो अनुवाद ही तो एक है जो एक भाषा जो एक देश में लोग बोल रहे हैं वो दूसरे देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको समझ में आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। एक मानव समाज है जहाँ पर बहुत सारे भाषा बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पर अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो भाषा हमको समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर अनुवाद के ही माध्यम से
एक स्थान से रहने वाले व्यक्ति को दूसरे देश से रहने वाले जो व्यक्ति है उनकी भाषा हमको ट्रांसलेट करके हम समझते हैं। तभी तो हमारे मोबाइल में आजकल ट्रांसलेटर भी रहते हैं कि कोई भाषा अगर मान लीजिए इंग्लिश में दिया है तो उनको हम लोग यूँ हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेट का यहाँ बहुत सारे महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में सैकड़ों भाषा यहाँ पर बोली जाती है, तो ऐसे हमारे उपयोगिता है। आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आप समझ पाएंगे। देखिए, एक प्रश्न आते हैं हमारे पास, हर एक को नॉलेज होना चाहिए। स्रोत भाषा क्या है और लक्ष्य भाषा क्या है, ठीक है। स्रोत भाषा क्या है? जिस भाषा को हम उठा करके, जिस भाषा को हम उठा रहे हैं और तो उनको हम लोग स्रोत भाषा कहेंगे, ठीक है। और जिस भाषा में हम उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं उनको लक्ष्य भाषा कहेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा दोनों में अंतर हो सकती है, ठीक है। कि हमारे पास सोर्स लैंग्वेज क्या है और एक टारगेट लैंग्वेज क्या है। सोर्स लैंग्वेज वो होती है जो कोई भाषा को हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए हिंदी भाषा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इनको पढ़ रहा हूँ, मान लो मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये हमारा स्रोत भाषा होगा। लक्ष्य भाषा क्या होगा? जिस भाषा में मैं उनको ट्रांसलेट कर दूंगा वो मेरा कौन सा भाषा होगा? लक्ष्य भाषा होगा, ठीक है। तो एक अच्छे अनुवादक की विशेषता क्या है? फिर वही आ गया कि एक अच्छे अनुवाद करने की जो अनुवाद करने वाले हैं उनकी विशेषता क्या है। जैसे हमने शुरू से ही पढ़ा है कि पल्लवन करने वाला, आप शुरू में पल्लवन पढ़ लिए ना तो सब कुछ यहाँ समझ में आने वाला है। तो एक जैसे पल्लवन करने वाले की विशेषता होती है, वैसे ही एक अनुवादक जो होती हैं, अनुवादक कहते हैं, अनुवाद करने वाला को अनुवादक कहते हैं। उनकी विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता है, देखिए, जो भाषा को आप ले रहे हैं मतलब उनको स्रोत भाषा कहते हैं। जो भाषा में आप उनको ट्रांसलेट कर रहे हो उनको लक्ष्य भाषा कहते हैं। और दोनों भाषा का ज्ञान उनको होना चाहिए। दूसरा है, अच्छे अनुवाद करने के लिए उनको सुबोध होना चाहिए, प्रांजल होना चाहिए, मतलब उनमें प्रवाह होना चाहिए। अनुवाद मूलतः भाव अनुवाद होना चाहिए, भाव को ध्यान में रख के होना चाहिए, ना कि शब्द को, ना को रूपांतरण को भर देना है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना। अच्छे अनुवाद में मूल शब्द की भाषा शैली सुरक्षित रहना चाहिए, उनका अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, ठीक है। अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। अगला दिया है, अच्छे अनुवाद की भाषा सुबोध होना चाहिए जिससे आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा की प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा के अनुरूप परिवर्तित करना चाहिए। अगला दिया है, अनुवाद जीवांत हो तथा उनकी भाषा में प्रवाह होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है जीवांत होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुवाद जीवांत होना चाहिए। कहने का मतलब उनकी जो भाषा की शैली ऐसे होना चाहिए कि उनमें लगे पढ़ने पर कि भाई ये वास्तव में ये चीज़ इसमें थोड़ा है, इसमें कुछ है, ऐसे होना चाहिए कि इसमें कुछ शैली बोलने प्रभाव होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये है, ठीक है। और ये 10वां नंबर दिया, एक अच्छा अनुवाद वह होता है जिसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार हो। इस तरह से हमारे पास दिया है अनुवाद करने वाला की जो अनुवाद करते हैं उनकी विशेषता है, ठीक है। अगला दिया है हमारे पास एग्जाम में, लेकिन ये सब नहीं आता है, ठीक है। अनुवाद करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे हमने पढ़ा है आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना भाई। जैसे यहाँ पर लिखा है मैं पत्र लिखूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है आई विल राइट ए लेटर, ठीक है। ये सब अनुवाद करने के लिए नहीं आते हैं, इसको आपको ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी ये सब बहुत कम एग्जाम में अभी तक आया है ना, बहुत कम आए हैं। ऐसा क्वेश्चन में हमने नहीं देखा है, ठीक है। अभी बहुत कम, दूसरा यूनिवर्सिटी में देखते होंगे, बाकी हमारे यूनिवर्सिटी में ये चांस कम रहते हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में भी ये आने के कम चांस रहते हैं। फिर वहीं पर ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया को समझाइए, आप तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगला दिया है यहाँ पर, देखिए अगला हमारा प्रश्न है, चौथा हमारा पार्ट है परिभाषिक शब्दावली क्या होती हैं। जो एक क्षेत्र सीमा में उनका स्थान होता है उनको परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उनका महत्व क्या है, विशेषता क्या है, फिर हर बार वही प्रश्न आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर चिंतन और अनुसंधान हमारे देश में है, बोल रहे हैं। परिणाम स्वरूप नए नए सिद्धांत और संकल्पना का जन्म होता रहता है। साथ ही विज्ञान और तकनीकी के आगे दिया है विकास के कारण नई नई वस्तु का निर्माण होते रहते हैं। इन संकल्पनाओं और वस्तुओं को इनकी निरंतरता के साथ व्यक्त करने और परिभाषित करने, ऐसे करके बहुत सारा इनका डिटेल दिया है। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको परिभाषिक शब्दावली की ज़रूरत क्यों होती है। परिभाषिक शब्दावली का मतलब है उनका वो स्थान
कोई भी जो स्थान है वहाँ पर उनकी एक विशेष महत्व होती है, उनको परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन हमारे एग्जाम में क्या आते हैं, हम एग्जाम में जो आते हैं उनको पढ़ेंगे, है ना, हमको सबको पढ़ना मुश्किल है, तो ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इनका डेफिनेशन देख करके हम लोग सीधा आएंगे कि हमारे पास परिभाषिक शब्दावली में आते क्या क्या हैं। जैसे आपको प्रश्न में ये दिया रहेगा, जैसे ये दिया है आपके पास, मान लीजिए एक्ट दिया है। एक्ट को क्या कहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि इनका इंग्लिश का हिंदी दिया है, लेकिन ऐसा नहीं समझना है, समझते भी हैं लोग, है ना। तो इनका मायने एक अलग बात है, लेकिन उनका स्थान होता है वो एक अलग बात है। जैसे यहाँ पर दिया है एक्ट, एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। एसिड को हमने पढ़ा है, अम्ल पढ़ा है ना। और यहाँ पर दिया है एनेस्थेसिया, इसका मतलब होता है जो संवेदन को आपके बॉडी को जो जैसे होते हैं ना, मतलब एक तरफ वो बोलते हैं ना जी कि इंजेक्शन आपको बॉडी में लगा देने के बाद आपके बॉडी की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। ठीक है, उनको कहते हैं एजेंट, अभिकर्तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा दिया है यहाँ पर। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया देखिए, जैसे यहाँ पर जो एग्जाम में आने वाला है सबको आप पढ़िएगा बिल्कुल। जैसे इंचार्ज दिया रहेगा पेपर में, तो आपको लिखना है प्रभारी लिखना है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर छूट, तो इनका परिभाषिक शब्दावली होगा हमारे पास छूट। ठीक है, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। ठीक है, डिजिट को बोलते हैं अंक। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से ये परिभाषिक शब्दावली 10 ठो 5 ठो एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, तो इनको आप एग्जाम के पैटर्न के बेस पर आप बिल्कुल इनको पढ़िए। जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए, लेखापाल अकाउंटेंट, तो पेपर में दिया रहेगा अकाउंटेंट, आपको लिखना है लेखापाल। यह दिया रहेगा लेखापाल, तो इनको लिखना है अकाउंटेंट। ठीक है, और यहाँ पर पूंजी, तो यहाँ पर लिखना है कैपिटल। ठीक है, स्पेलिंग का फर्क है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है आय, आय दिया रहेगा तो इनकम लिखना है। ठीक है, जनरली हमारे पास इंग्लिश में दिया रहता है इनकम, इनकम का क्या होता है, आय होता है हमारे पास। ठीक है, और जैसे पार्टनर तो जानते हैं साझेदारी। ठीक है, आप एक बार पढ़ के तो देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से आपने पूरे ये परिभाषिक शब्दावली को देख लिया है। हिंदी पदनाम, फिर यहाँ आ गए आपके पास, ये देखिए बहुत सारे दिया है। जैसे हमारे पास होते हैं ना, जैसे मैंने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, और जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए, ये मिनिस्टर लिखा है, मिनिस्टर दिया रहेगा तो आपको लिखना है मंत्री लिखना है ना। और यहाँ पर जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ होता है। तो इस तरह से हमारे जो लाइफ में प्रेजेंट, हमारे पास जो प्रेजेंट में घटित होते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। कुछ पद नाम दिया गया है यहाँ पर, है ना। जैसे लिखा है यहाँ पर एडवोकेट, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, वकील होता है या अधिवक्ता होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा उसी तरफ दिया गया। जैसे यहाँ पर दिया क्लर्क। ठीक है, तो क्लर्क का मतलब क्या होता है, एक लिपिक को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये परिभाषिक शब्दावली होता है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है भाई ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पर एक कहानी भी दिया होगा, देखिए ये ईदगाह कहानी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। तो ये ईदगाह कहानी, इसके बारे में कहानी आपको पढ़ना है। और एक का प्रश्न यहाँ से भी 5 नंबर के आते हैं एग्जाम में, आजकल इनको भी दे रहे हैं, पहले इनको नहीं देते थे लेकिन अब इनको दे रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक कथा है पूरा, आपको इनको जो भी आप इनको समझ पाए, जो ठीक ठाक लगे, जैसे आपके माइंड के लेवल है उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। लेकिन जो जो यूनिवर्सिटी में आए हैं उनको आप छोड़िएगा मत, वो हमेशा एग्जाम में आया करते हैं, क्योंकि एग्जाम के बेस पर वो प्रश्न कभी नहीं छूटते हैं। ठीक है, जैसे ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए, है ना, और ईदगाह कहानी की विशेषता लिखिए। देखिए, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। कहानी करने के बाद हम लोग, ये देखिए अब हमारा अगला पार्ट में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला पार्ट है हमारा, आप बिल्कुल समझ इतना अच्छा आ जाएगा कि आप इनको छोड़ेंगे नहीं और लगेगा यार ये तो बहुत इजी है। जैसे यहाँ दूसरा यूनिट दिया है, शब्द शुद्धि करना है, वाक्य शुद्धि करना है, शब्द ज्ञान नॉलेज करना है, विलोम है, अनेकार्थी शब्द है, सम श्रुत है, आपको शुरू में मैंने बता दिया है, मुहावरा लोकोक्तियाँ बचपन में जो पढ़ा है उसी को आपको करना है और कुछ नहीं। ये आपको परिभाषा थोड़ा बहुत आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, बाकी आपके एग्जाम में क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर सीधा नियम है, नियम को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और आपने पढ़ा भी है नियम को। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया देखिए, शुद्ध करने के लिए आपको वाक्य भी दिया रहेगा और शुद्धि करने के लिए आपको शब्द भी दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वह गाय भारी प्यासी है। तो भाई भारी क्यों लिखेंगे ठीक है, बहुत प्यासी होती है, भारी कोई वजन थोड़ी है उठा रहे हैं। तो यहाँ पर भारी नहीं रहेगा बल्कि बहुत प्यासी है ना।
ये वाक्य शुद्ध करने के लिए दिए, आप एक बार पढ़ के तो देखिए, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अच्छा भी लगता है क्योंकि ये इजी ही चीज़ है ना। तो इस तरह से हमारे पास शुद्ध करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, देखिए, वह आटा पिसाने गए। आटा क्यों पिसवाएगा भाई? ठीक है, आटा को थोड़ी पिसवाते हैं लोग, गेहूं को पिसवाते हैं। तो वह गेहूं पिसाने गया, ऐसा रहेगा। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नहीं, है ना, अनेक नाम होता है। अनेकों क्यों? अनेक में ही बहुवचन आ गया है। ठीक है, तो अनेकों नहीं होगा, यहाँ पर अनेक होगा। इस तरह से यहाँ पर दिया गया, वाक्य शुद्ध करने के लिए दिया गया है। तो इस तरह से प्रश्न हर बार एग्जाम में आए, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है, और यहाँ पर शब्द शुद्धि करने के लिए दिया है। और अब ये अगला पार्ट है हमारा, शब्द शुद्धि करने के लिए पहला दिया। अब ये पर्यायवाचित दिया है, आगे में ये पर्यायवाचित दिया है पूरा। पर्यायवाचित आपने पढ़ा है एक दो, देखिए, अश्व मतलब क्या होता है? ये तुरंग होता है, ये आपका घोटक होता है ना, घोटक। और वाजी होता है होता है। ठीक है, और आकाश का गगन होता है, अंबर होता है, नभ होता है, आनंद होता है। आँख का क्या होता है? नेत्र होता है, दृग होता है, लोचन होता है, नयन होता है। ठीक है, आम का, ये सभी आपने वही जो 11वीं 12वीं 10वीं में पढ़ा है वही सब तो दिया है। अब पक्का ये सब एग्जाम में आया है, देखिए आप पूरा देखिए, ये पूरा एग्जाम में आया है। आप किसी को छोड़िएगा मत, क्योंकि किसको क्या दे देगा आपको मालूम नहीं। ठीक है, जिसको आप छोड़े रहेंगे उसी को दे देगा, तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, आपको पूरा पढ़ लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से इनको हमने देखा है। और यहाँ पर पूरा ये दिया है, आपका पर्यायवाची शब्द दिया है। ठीक है, या और दिया है शुद्ध अशुद्ध करने के लिए दिया है, और कुछ शब्द है जैसे कि यहाँ पर हमारे पास और क्या दिया है, यहाँ पर देखिए तो जरा, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे एक दो को मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, अच्छा चरित्र वाला, सच चरित्र। ठीक है, और एक और है, संकट से घिरा हुआ आदमी को क्या कहते हैं? संकटग्रस्त कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरे प्रश्न दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये ज़्यादा बताने लायक नहीं है, बस ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ कि इसमें आते क्या क्या हैं। अब ये मुहावरा दिया है, कौन बच्चा नहीं पढ़ा है मुहावरा? हर बच्चा ने पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ विशेषता वगैरह बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न पक्का आते हैं। मुहावरा जैसे दिया गया है, मान लीजिए ईद का चांद होना, कौन नहीं जानते हैं भाई? हर बच्चा जानता है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे, अरे भाई तुम तो बिल्कुल ही ईद के चांद हो गए इन दिनों। तो ऐसा करके इनका प्रयोग भी करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ईद का चांद होना, यहाँ उनका मीनिंग तो लिख देते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं लिखते हैं, तो इस तरह से वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, और उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। जैसे कलम तोड़ना का मतलब क्या? बढ़िया लिखना, वाह क्या अच्छा लिखा है तुमने तो कलम तोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, बहुत अच्छा दिया गया है। आप इनको बिल्कुल अंतिम तक पढ़िएगा, ये आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे दिया है। अब मैं ये सबको तो पढ़ा नहीं सकता, आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। इस तरह से आपको पूरा पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इनका ख पार्ट दिया है, जैसे मैंने पहले चैप्टर का बताया ना, वैसे वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी का दिया था। ठीक है, तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दिया है, कविता है एक। ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एक दो प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो जैसे आया है यहाँ पर 2 ही 3 प्रश्न दिया है। ठीक है, छोटा छोटा को तो पढ़ना नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अगला दिया है हमारे चैप्टर नंबर जो 3 है हमारे पास। अगले वीडियो में हम लोग ये चैप्टर नंबर 3 पर बात करने वाले हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो, आपको आइडिया हो रहा है लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, तो इसी के माध्यम से आप थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन एग्जाम के पहले इनको पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जो एक देवनागरी लिपि क्या होती है उनको हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग को अगले वीडियो का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारा मेन चैनल है केमिस्ट्री विनर MK सर, तो वहाँ लोगों को केमिस्ट्री के लिए कैसे मोटिवेट करना है, कैसे समझाना है, प्रैक्टिकल वहाँ की वीडियो। लेकिन मैंने सोचा हिंदी में भी थोड़ा फिर वीडियो डाल दिया जाए, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए कि हिंदी कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। ऑफलाइन क्लास में और बहुत अच्छी तरह से ये समझा दिया जाता है, ऑनलाइन के माध्यम से और कुछ अच्छे इस पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।